वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। किसी शायर द्वारा कही गई ये पंक्तियाँ आज की हमारी उस शख्सियत पर पूरी तरह सटीक बैठती हैं जिन्हें आज हमने अपने इस रचना कार्यक्रम में आप सबसे रूबरू कराने के लिए स्टूडियो में आमंत्रित किया है। पिछले लगभग 40-45 वर्षों से पत्रकारिता और हिंदी साहित्य के साथ जुड़ी ये शख्सियत सभ्य, सुशील और संस्कारी है। अब आप कहेंगे संस्कारी कैसे हुआ? तो संस्कारी शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रही हूँ कि हम आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी 1 या 2 पीढ़ी के बारे में जानकारी हासिल रखते हैं, परंतु हमारी ये शख्सियत जिन्हें आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं, ये अपनी पिछली 7 पीढ़ियों की जानकारी रखते हैं। अपनी 7 पीढ़ियों का इन्हें ज्ञान है। तो ये हमारे लिए प्रसन्नता ही नहीं, गौरव की बात है। हमें गर्व है आज के इस रचना कार्यक्रम में हमने इस शख्सियत को आमंत्रित किया है। तो चलिए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। सिमर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, शुक्रिया, नवाजिश। सिमर जी, कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ कि जो मैं आपका नाम वैसे जानती हूँ सिमर सफरी, लेकिन साहित्य जगत में जब मैं पढ़ती हूँ तो सिमर सदोष। अब ये सदोष आपके नाम के साथ कब, कैसे, कहाँ जुड़ा? सुषमा जी, बहुत लंबी गाथा है ये। सफरी नाम मुझे पिताजी की विरासत में मिला। हमारे ज़माने में विरासत की गणना बहुत अहम होती थी, माना जाता था कि ये किसकी विरासत है, किसने विरासत दी है इसे। तो सफरी नाम मुझे मेरी विरासत में मिला है। मेरे पिताजी सरदार संतोष सिंह जी सफरी हिंदुस्तान के मायानाज शायर थे। वो बैत लिखते थे। अच्छा। बैत विधा आजकल ख़त्म हो गई है। जब वो गए सफरी साहब, वो चलिए अगली बात से पहले मैं ये विधा जो आपने कही, बैत विधा, इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या है? बैत 4 पंक्तियां एक जैसी समान होती हैं, 2 पंक्तियां भिन्न होती हैं। बैत पंजाबी में भी लिखा जाता है, बैत हिंदी में भी लिखा जाता है। बहुत पहले जब देवी तालाब मंदिर में अखाड़े सजा करते थे बैतों के, तो उपेंद्र नाथ अश्क साहब का अखाड़ा हिंदी में होता था। अच्छा। और सरदार संतोष सिंह सफरी जी का अखाड़ा पंजाबी में होता था। क्या बात है। तो सफरी नाम मुझे उनकी विरासत से मिला था। उन्हें भी ये नाम उनके गुरु ने दिया था। अच्छा। वो उनका नाम था सरदार गंगा सिंह जी गंग। वो नैन सुख थे, तो ये उनके साथ सफ़र किया करते। तो उन्होंने कहा तेरा नाम सफरिया हो गया। अब देखिए, मैं गर्व की बात कर रही थी ना, सिमर जी पे हमें इसलिए भी गर्व होता है। हमारे यहाँ तो आजकल अपने गुरु का नाम लोगों को नहीं पता हुआ, लेकिन इनको अपने पिताजी के गुरु का नाम भी ज्ञात है। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। तो सफरी आपको मिला आपके पिताजी से। तो सुषमा जी, सदोष नाम भी मुझे मेरे गुरुजी से मिला। अच्छा। मेरे पिताजी को अपने गुरु से मिला, मुझे मेरे गुरुजी से मिला। पिछली सदी के 7वें दशक की बात है ये, कि मैंने मेरी एक कहानी और कविता दोनों हिंदी मला में छपी थी। दोनों सिमर प्रभाकर के नाम से प्रकाशित थे तब। तो उसमें मैंने सिमर प्रभाकर लिखा था। तो उस समय जहाँ ये मेरी कहानी और कविता प्रकाशित हुई थी, हिंदी मिलाप अखबार, उस समय सबसे बड़ी और चर्चित प्रसिद्ध अखबार जो हुआ करती थी वो हिंदी मिलाप हुआ करती थी। मैं फिर टोकूंगी आपको कि देखिए, अभी हम सफरी जाने, अभी हम सदोष जाने, अब हमारे पास सिमर प्रभाकर भी आ गया। तो ये प्रभाकर नाम आपको किसने दिया? उस समय मैंने प्रभाकर की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और वो संत राम जी BA, तब जो लोग पढ़ाई करते थे ना, जब वो FA या BA कर फिर अपने नाम के साथ वो शिक्षा की डिग्री लिख देते थे। तो यानी प्रभाकर आपने स्वयं लगा लिया। तो तब मुझे मेरे गुरुजी सुदर्शन शर्मा जी, वो श्रमजीवी पत्रकारिता के पहले पत्रकार और हिंदी साहित्य स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में पहले साहित्यकार थे सुदर्शन शर्मा जी। वो मेरे गुरु थे। तो उन्होंने मुझे कहा भाई तुम प्रभाकर मत लगाओ, कोई और लगा लो, सिर्फ अपना नाम रहने। मैं कही मुझे, जैसे मेरे पिताजी को उनके गुरु ने सफरी उपनाम दिया था, मुझे कोई उपनाम दीजिए। मैंने मांग कर लिया था। तो उन्होंने कहा तो फिर कोई ऐसा रख, तू बड़ा अपने आप को मानने वाला है कि मैं गुनहगार हूँ, मैं गलती करता हूँ,
तो क्या नाम है, निर्दोष रख लूं? अरे नहीं, निर्दोष तो सभी कहते हैं अपने आप को, सदोष कौन कहेगा? क्या बात है, गुनहगार कौन मानेगा बहुत अपने बड़ी आप बात को? है। तू अपने नाम के साथ सदोष लगा ले। लीजिए जी सुषमा जी, मैं वो सिमर सफरी के बाद सिमर प्रभाकर और फिर सिमर सदोष। कहते हैं ना, यथा गुरु तथा चेला। तो यानी सुदर्शन जी ने भी कितनी अच्छी बात की कि निर्दोष तो सब लोग अपने आप को कहते हैं, सदोष कौन कहेगा? अपने आप को अपने मन से, अपनी जुबान से गुनाहगार कौन कबूल करेगा? तो यानी उन्होंने आपको सदोष नाम दिया। और बहुत सचमुच अच्छा सुषमा जी, उसके बाद कोई सदोष आदमी पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात है, आप अकेले ही हैं जिनके नाम के साथ ये उपनाम सदोष लगा हुआ है। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा। अच्छा, मैं बात कर रही थी अपने दर्शकों से कि ये हिंदी साहित्य जगत से जुड़ी हुई शख्सियत हैं, पर मैं एक बात और अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम गर्व कर सकते हैं सिमर जी को लेकर। हिंदी साहित्य के साथ साथ इन्हें पंजाबी भाषा पर भी पूरी महारत हासिल है। और अगर मैं बात करूं उर्दू की, तो उर्दू ज़बान भी ऐसे लगता है जैसे इनकी अपनी ज़ुबान है। तो यानी हिंदी, पंजाबी और उर्दू तीनों ही भाषाओं पे इन्हें समानता हासिल है, महारत हासिल है। तो अब बात करते हैं आपके लिखने की, क्योंकि पत्रकारिता और लेखन का जो संबंध है भाई बहन, चोली दामन का साथ है। बिल्कुल चोली दामन का साथ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पत्रकार हो और लेखक ना हो, और लेखक अक्सर पत्रकारिता से जुड़े होते हैं। तो ये लेखन का सफ़र फिर कब शुरू हुआ? ये भी ऐसी ही एक घटना है जी। तब वो पाकिस्तान बनने के बाद लोग गुर्बत में थे, गरीबी में थे। मेरे पिताजी का भी पाकिस्तान में बहुत बड़ा दबाव था जी। बहुत बड़ा घराना था, शाहों का घराना मेरे पिताजी के घराने को कहा करते थे। अच्छा। जैसा कि आपने अभी भी कहा है कि मुझे 7 पीढ़ियों का इल्म है, अब तो 8 पीढ़ियाँ हो गई हैं। शाह नथे शाह जी, शाह तारा शाह जी, शाह संतोख सिंह जी, फिर सिमर सदोष, फिर सुकरान सफरी, फिर सत्यम शिवम सफरी। तो इस तरह से उन दिनों पिताजी मेरे गरीबी में आ गए थे। तो ये घर में कम रहते, आप अनुमान लगा सकती हैं कि जिस आदमी के घर में 40-50 तक कारिंदे हों, कामे हों, कृषि करने वाले हों, तो वो आदमी एकदम से मेरे पिताजी की रिकॉर्डिंग करने का एक कारखाना था, रिकॉर्ड जहाँ बजते हैं, बनते हैं। अच्छा। तो वो ये पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जी, आप? पाकिस्तान से पहले जी। तो वो लज्जावश या सोचवश घर में कम रहते थे। तो स्वाभाविक है पूरे परिवार का बोझ मेरे कंधों पर आ गया। छोटी उम्र में भी, तब मैं 8वीं में पढ़ता था। अच्छा। तो कभी डब रोटी बेच, कभी कुछ बेच, छोटे छोटे काम करके मैं अपने परिवार को पाल रहा था कि एक दिन महेंद्र सिंह नाम के एक शख्स ने मुझे कहा कि अरे हिंदी मिलाप अखबार में प्रूफ रीडर की जॉब नौकरी है, तूने प्रभाकर की है, अच्छा। जाओ वहाँ नौकरी लग जाओ। अच्छा। तो मैं वहाँ गया, मुझे प्रूफ रीडर लगा लिया गया। लेकिन 4 ही दिन बाद चुनावों की घोषणा हो गई। अखबार के मालिक यश जी चुनाव लड़ने चले गए, अपने साथ वो एक सब एडिटर को ले गए। अच्छा। उनका नाम रतन लाल था। वो रतन लाल जी गए तो रतन लाल जी की जगह पर मुझे मेरा हिंदी का सर्टिफिकेट है, क्यों मैं हिंदी में 100 में से 85-90% नंबर मेरे आया करते थे, तो मुझे सब एडिटर बना दिया गया। मैं पत्रकार बन गया। बहुत बढ़िया। तो लेखक सुषमा जी, मैंने सबसे पहले कविता लिखी थी, अगर वो इजाज़त दें तो मैं उसकी 4 पंक्तियाँ। एक भरा पूरा आकाश है चंगेर के जैसा, चंगेर में रोटियां हैं या तारे हैं, तारों की बारात है, लेकिन इन रोटियों को खाने वाला, इन तारों को सजाने वाला मेरा चांद कहाँ है, मेरा चांद नहीं है। ये उस समय मैंने कविता लिखी तो मेरे पिताजी ने मेरे मुंह पर तपाक से चपेट मारी थी। क्यों? अरे ये ऐसी कविताएं थोड़ा लिखते हैं। कविता लिखो देश के लिए, देश प्रेम के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने पंजाब के लिए, अपनी कौम के लिए। बहुत बढ़िया। तो तुम तो प्रेम में धंस चले हो, ये कविता नहीं है। तब से मैंने सुषमा जी की प्रेम कविता नहीं लिखी। अच्छा। तो मतलब उस थप्पड़ का इतना असर हुआ कि तब से लेके अब तक आपने प्रेम कविता नहीं लिखी। तो वीर रस की कविताएं लिखते वीर रस की रहे। हमारे घर में ना सुषमा जी तब
सिंहों को दरबार साहब से स्वर्ण मंदिर से काल अपील आया करती थी कि 5 सिंह चाहिए, 5 घोड़ियाँ चाहिए। अच्छा। तो हमारे परिवार से लंगर का भरकर गाड़ी और उसके साथ 5 घोड़ियाँ और 5 सिंह जो तो लेकर जाते थे। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे पिताजी तो वीर रस के कवि रहे हैं और मेरी भी ये जो मेरा एक उपन्यास है पर कटे परिंदे, ये वीर रस पर आधारित है। ये मेरे हाथ में है, ये जी। पर कटे परिंदे, तो ये आपका वीर रस पर आधारित जुझारूपन उपन्यास की है। कहानी है ये। इसके जितने पात्र हैं सब जुझारू प्राप्त हैं। ये उस समय की कथा है अच्छा। जब कुछ लोग अपनी, मेरे पिताजी भी कहते थे कि मैंने अपना देश, अपनी मिट्टी नहीं छोड़नी, अपना गांव नहीं छोड़ना। फिर इन्हें किसी ने बताया, मिलिट्री वालों ने, कि भाई आज पाकिस्तान बन चुका है, ये धरती पाकिस्तान की है, आपको यहाँ से जाना पड़ेगा। तो तब वो जब जिस ढंग से भागे, जिस ढंग से गांव से निकले, जिस ढंग से वो गाड़ियाँ बदल बदल कर हिंदुस्तान बनी धरती पर आए, वो सारी गाथा इसमें है। तो सारा जुझारूपन है, वीर रस से भरी हुई है। तो ये गाथा जो आपने पर कटे परिंदे है बताया कि वीर रस पर, तो वीर रस की कविताएं भी तो आपने लिखी होंगी। हाँ, वीर रस की अगर कोई कविता हमारे श्रोताओं के लिए जी, आज हो जाए। मैं गजल। अच्छा, गजल कहना चाहेंगे? जी, बहुत मैं हिंदी के पंजाब में गजल लिखने वालों में से पहला नाम मेरा आता है। जी। मैंने ही पहली गजल लिखी थी हिंदी पंजाब में से। क्या बात है, एक और गौरव और गर्व की बात हमारे लिए कि हिंदी में गजल सिमर सदोष जी ने पहली लिखी, पंजाब की अगर मैं बात करूं। तो आइए सुनते हैं इनसे ये एक गजल की 4 शेर जी अर्ज कर रहा हूँ। किरदार है उनका दोहरा निकला, किरदार है उनका दोहरा निकला, अपना मंतक झूठा निकला, धोखा हो शायद आंखों का, धोखा हो शायद आंखों का, चेहरा उनका धुंधला निकला। बहुत अच्छे। सुनते थे अहबाब में गुम है, सुनते थे सुषमा जी, सुनते थे अहबाब में गुम है, देखा तो वो तन्हा निकला। वाह जी, देखा तो वो तन्हा ही रह जा रहा था, देखा तो वो तन्हा निकला। एक और दूसरी गजल के 2 शेर अगर इजाजत। जी जी, जरूर जी, जरूर सुनना चाहेंगे। हाँ जी। उसकी ये पहचान है यारो, उसकी ये पहचान है उसकी यारो, ये पहचान है यारो, नक्शिक बेईमान है यारो। वाह, क्या बात। उसकी ये पहचान है यारो, नक्शिक बेईमान है यारो, मत छूना मर जाओगे तुम, मत छूना मर जाओगे तुम, मत छूना मर जाओगे तुम, जहरीला इंसान है यारो। वाह जी वाह, जहरीला इंसान है यारो। बहुत अच्छी है। तो मैंने वो खुली कविता भी लिखी है, मैं बंदिश वाली कविता भी लिखता हूँ और मैंने गज़ल भी लिखी है। ये मुझे विरासत में मिले। मेरे पिताजी भी बंदिश वाली कविता लिखते रहे, बैत बंदिश में ही होते हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यही होने वाला था कि ये लेखन का जो सिलसिला आपने शुरू किया, क्या आपके खून में है, आपको विरासत में मिला है, या आपने नया शुरू किया? लेकिन आपने ये स्वतः स्पष्ट कर दिया कि आपको विरासत में मिला ये कविता लिखने का। सुषमा जी, यूँ तो लेखन के लिए मेरे पास कल्पनाओं के, प्रेरणा के, धारणाओं के बड़े सबब थे जी, लेकिन सही मायनों में सच में जो मुझे लेखन मिला है, जहाँ मैंने जो लिखा है, वो मेरे परिवार की गाथाएं हैं। अच्छा। मेरे परदादा जी नथे शाह भी कहते हैं कि वो कतली खेला करते, पुराने ज़माने में कतली लिखा भी करते थे, कतली खेला भी करते थे। क्योंकि मेरा परिवार शाहों का परिवार था ना, तो हमारा अपना अखाड़ा था। तो उस अखाड़े में पहलवान कतली खेल कर या कतली गाकर चक्कर लगाया करते थे उसका, अखाड़े का जी। तो उस अखाड़े में मेरे दादाजी शाह तारा शाह जी बड़े मशहूर थे कि उस समय गाँव में 40 गांव में कहा जाता था, ओए तारे शाह दी कतली आए दे कोल। अच्छा। तो वो कतली खेलते खेलते ऐसे लुड्डो डालते हैं, भंगड़े का एक रूप होता है लुड्डो। अच्छा। वो लुड्डो डालते डालते सारे अखाड़े का चक्कर लगाते हैं, जहां से दुश्मन सामने आया उसको ऐसे मारते हैं। अच्छा। तो ये वीर रस की एक विधा है कतली। तो मेरे पिताजी
सरदार संतोष सिंह सफरी, वो तो मैंने कहा कि पहले बैतों के बादशाह थे। तो मुझे भी लेखन यूं तो विरासत में ही मिला है, लेकिन मेरे ज़माने में मेरे बहुत से, मेरे मुआशरे में, मेरे अतीत में, मेरे वर्तमान में बहुत सी गाथाएं, बहुत सी घटनाएं ऐसी होती रही। मैं वो उस दौर में से लोगों से, युवाओं से भी जुड़ा रहा जो उस समय वामपंथ के लिए, वाम मार्ग के लिए चलने होते थे। तो शब्द क्रांति और ये उन दिनों बहुत चला करते थे। तो उन दिनों का जो मुआशरा था उसने भी मेरी लेखनी को, मेरी कलम को, मेरे शब्दों को धार दी और मैं लिखता चला गया। आज तक मैंने 9 उपन्यास लिखे हैं, 3 मेरी कहानी संग्रह हैं, एक काव्य संग्रह है और मेरा लघु कथा संग्रह है। लघु कथा संग्रह एक मोटी आसमां। कुल मिला के 15 पुस्तकें, 17 पुस्तकें आपकी प्रकाशित हो चुकी हैं। नहीं, प्रकाशित मेरी 7 हुई हैं। अच्छा, बाकी प्रकाशनाधीन। हाँ ना, प्रकाशनाधीन मेरे पास लिखे हुए पड़े हैं। तो सिमर जी, ये जो आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं, जैसे मैं अपने दर्शकों से बात कर रही थी कि सिमर जी को हिंदी, पंजाबी और उर्दू तीनों भाषाओं का पूरा ज्ञान है, तो ये सारी पुस्तकें आपकी हिंदी भाषा में ही हैं या किसी अन्य भाषा में? ये 7 जो 17 है ये हिंदी भाषा में है। अच्छा। एक पंजाबी की मेरा लघु कथा संग्रह अनुवाद हुआ है। अच्छा। उसका नाम आटे दा दीवा। अपने पिताजी पर मैंने एक वो किताब लिखी है उनकी जीवनी पर, वो भी पंजाबी में है। वो भी पंजाबी में। तो यानी अभी तक आप वो भी प्रकाशित हो गई है? वो हो चुकी है? हाँ जी, ये दोनों प्रकाशित हो चुकी है। बहुत अच्छे। तो यानी आप कविता, गजल, कहानी, उपन्यास, इन सब पे महारत हासिल रखते हैं? महारत तो नहीं हूँ जी, मैं तो एक सिपाही हूँ, लिखता जा रहा हूँ। वो कहते हैं ना, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। नहीं, वो कहा जाता है सिमर जी, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरा मोल। धन्यवाद। तो ये बड़प्पन है आपका कि आप कह रहे हैं कि बस प्रयास कर रहा हूँ। हर लेखक अगर ऐसा ही सोचे तो बड़ा बनाने वाले तो आपके पाठक हैं, आपके दर्शक हैं। लेखक का काम तो है लिखना, चाहे वो कहानियां लिखे, कविताएं लिखे, गजलें लिखे, उपन्यास लिखे, कुछ भी लिखे, पढ़ने वाले उनको महान बनाते हैं। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा, शायद उससे आप मेरी बात को और आगे चला लें जी। लघु कथा का आजकल बहुत दौर है जी। बहुत लोग पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, किताबें भी, बड़ी किताबें छपी हैं। हाँ, लघु कथा पे आजकल बहुत। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि 1970-71 में जब लघु कथा का सफर शुरू हुआ था जी, तो उस पथ पर पहला कदम मेरा पड़ा था। क्या बात है। सबसे पहली लघु कथा मैंने लिखी थी, सबसे पहला लघु कथा अंक मैंने प्रकाशित किया था। और दिल्ली में तब एक स्वर्गवासी रमेश बत्रा और महावीर प्रसाद जैन, वो आजकल अभी भी जीवित हैं, तो कमलेश जी होते हुआ करते थे। हम 5 लोगों ने लघु कथा का सफर शुरू करने का प्रण लिया था और तब आकर मैंने हिंदी मिलाप में पहली लघु कथा प्रकाशित की थी। तो यानी अगर हम बात करें कुल मिला के, तो साहित्य में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका श्रेय सिमर जी को जाता है शुरुआत करने का, या मैं कहूंगी कि पहली श्रेणी में खड़े होकर इन्होंने उन विधाओं को शुरू मैं किया। प्रथम कतार में खड़ा पुरुष हूँ। बिल्कुल, मैं पहला पुरुष तो नहीं कभी बना। प्रथम पंक्ति, इसीलिए मैंने कहा कि प्रथम पंक्ति में जो लोग खड़े थे, अग्रणी लोगों में सिमर जी का भी नाम आता है और ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। मैं अपने दर्शकों से एक और छोटी सी बात साझा करना चाहूँगा। जरूर। मेरी लघु कथा शीर्षक वाली पुस्तक उसमें एक लघु कथा है, एक मुट्ठी आसमां। सुषमा जी, आपको स्मरण होगा बहुत पहले, आज से हाँ, ये मेरे हाथ में है सिमर जी, ये किताब आपकी एक मुट्ठी आसमान है ना, इसी की शायद बात कर रहे हैं आप, एक मुट्ठी आसमान की बात कर रहा हूँ जी। तो बताइए इसके बारे में हमारे दर्शकों को। हाँ, इस पर एक वो जो तस्वीर प्रकाशित हुई है बहुत पहले, मेरे दर्शकों को भी स्मरण होगा, आपको भी स्मरण होगा। कोसी नदी में, जो नेपाल से होकर आती है, कोसी नदी में बड़ी भीषण बाढ़ आई थी। अच्छा। बहुत कुछ बह गया था, सब कुछ बह गया था जी। तो गांव के गांव बह गए। उसी गांव की एक लड़की, तब वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से राहत के पैकेट गिराए जा रहे थे। अच्छा। तो एक लड़की छोटी सी, वो चूंकि लोग एक दूसरे पर टूट टूट कर पड़ रहे थे, तो वो एक कोने में खड़ी ये देख रही थी कि शायद मेरे लिए भी आकाश से कोई तारा टूट कर आ जाए, मैं उसे झपट लूँ।
तो एक पैकेट जो हेलीकॉप्टर जा रहा था वो वापस लौट रहा था, तो लौटते लौटते उसने देखा एक कन्या, एक लड़की एक कोने पे खड़ी है। अच्छा। तो वो उसने हेलीकॉप्टर वापस घुमाया और वो पैकेट उस लड़की के पास फेंक दिया। अच्छा। लेकिन जब तक वो लड़की उस पैकेट को पकड़ती कुछ और लोग आए और वो पैकेट उठा और उस पैकेट को उन्होंने फाड़ दिया। ये तब बहुत बड़े प्रथम पृष्ठ पर यह समाचार प्रकाशित हुआ था और उसी पर मैंने ये इस लघु कथा को उद्धृत किया है। तो वो लड़की के हाथ में जो बचा वो एक मुट्ठी दाने थे, उसका वही आसमान था, एक मुट्ठी आसमान। बिल्कुल, बहुत बहुत मार्मिक, हृदय स्पर्शी आपने ये मुद्दा उठाया। तो सिमर जी, एक और मेरे हाथ में आपकी किताब है, ये धूप की लकीर जी, इसके बारे में कुछ बता दीजिए संक्षिप्त में। ये कहानी संग्रह है। इसका जैसे मैंने सुषमा जी बहुत पहले कहा कि मेरा जितना लेखन, जितना मेरा साहित्य है ना, वो मेरे परिवार के, मेरे मुआशरे के साथ, मेरे वातावरण के साथ जुड़ा रहा है। तो ये कहानी मेरी धर्म पत्नी, हमारे घर में ना महिलाओं को सुषमा जी बहुत मान सम्मान दिया जाता है। जी जी। बेटी के पाँव छुए जाते हैं, बहन के पाँव छुए जाते हैं। तो मेरी धर्मपत्नी जो थी वो बड़ी सात्विक धार्मिक महिला थी। वो इतनी सात्विक थी कि उनके मुंह से सचमुच, जैसे आपने पहले एक शेर या पंक्ति कही कि फूल जड़ते, वो जब बोलती थी तो सचमुच फूल जड़ते थे। वो सभी को आशीर्वाद देती थी। तो वो कहा करती थी कि धूप की लकीर दूर चली जाए, इससे पहले उसे छू लो। क्या बात है, बहुत। तो ये कहानी, इसका कथा संग्रह, कहानी संग्रह की सभी कहानियाँ उस महिला को समर्पित है। तो बहुत अच्छी बात आपकी धर्मपत्नी जी कहती थी कि धूप की लकीर दूर चली जाए, उससे पहले उसे छू लो। यानी अवसर का सही उपयोग करो, समय रहते चीज़ों को संभाल लो, समय रहते रिश्तों को संभाल लो, समय रहते आप अपने आसपास जो भी आपको अच्छा लगता है उन सारी चीज़ों को बटोर लो। बहुत अच्छा संदेश आपके पिताजी का, आपके गुरुजी का, सिमर जी का और आपकी धर्मपत्नी जी का। हमें बहुत अच्छा लगा सिमर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी अच्छी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, शुक्रिया, नवाजिश।